नमस्कार एस्पिरेंट्स, लोक सेवा अकादमी के इस डीप डाइव एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिकोड करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, बल्कि दुनिया का फ्यूचर तय करने वाला एक टर्निंग पॉइंट है। भारत में आयोजित 2026 क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग और हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को समझना शुरू करते हैं। इस पूरे सेशन का ब्लूप्रिंट आपके सामने है। हम क्वाड और इंडो पैसिफिक के बेसिक्स से शुरू करेंगे, भारत के लिए इसके स्ट्रैटेजिक मायने समझेंगे, 2026 मीटिंग का कोर एजेंडा देखेंगे, चीन का इस पर क्या रिएक्शन है वो जानेंगे, और फाइनली जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए की टेकअवेज। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, क्वाड और इंडो पैसिफिक का एक क्विक लेकिन सॉलिड ओवरव्यू। अब इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें खेल के मैदान को समझना होगा, राइट? इंडो पैसिफिक सुनने में ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टर्म लगता है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला हिस्सा। लेकिन असल में ये आज के मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, द हार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। और ये इतना क्रूशल क्यों है? ये नंबर देखिए, 60%। जी हां, दुनिया भर का लगभग 60% समुद्री व्यापार और जो सबसे जरूरी कच्चे तेल की सप्लाई है वो लिटरली इसी कॉरिडोर से होके गुजरती है। इमेजिन कीजिए, यहां अगर एक छोटी सी भी रुकावट आती है ना, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब इतने अहम ट्रेड रूट को कोई एक देश तो सुरक्षित नहीं रख सकता। यही एंट्री होती है क्वाड की, यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 4 बड़ी डेमोक्रेटिक पावर्स का एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनका विजन एकदम क्लियर है, पीस मेंटेन करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाना, सप्लाई चेन्स को स्ट्रॉन्ग करना, और सबसे जरूरी एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक इंश्योर करना। चलिए अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये पूरी कहानी शुरू हुई थी 2007 में, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के विजन से। उसके बाद कुछ सालों तक ये ग्रुप थोड़ा डॉर्मेंट रहा, मतलब शांत रहा। लेकिन फिर रीजन में चीन की बढ़ती एक्टिविटीज ने इसे जैसे फिर से एक्टिवेट कर दिया, और यही मोमेंटम हमें 2026 के इस ऐतिहासिक समिट तक ले आया है, जिसे भारत ने होस्ट किया। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, भारत के लिए इसका रणनीतिक या स्ट्रेटेजिक महत्व। आखिर क्वाड हमारी फॉरेन पॉलिसी का इतना बड़ा पिलर क्यों बन गया है? इसके 4 सॉलिड रीजंस हैं। पहला, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन और हमारे बॉर्डर एरियाज में चीन के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना। दूसरा, अपनी समुद्री सीमाओं की सिक्योरिटी और सर्वेलेंस को कई गुना बढ़ाना। तीसरा, पोस्ट कोविड दुनिया में सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना, ताकि हम किसी एक देश पर डिपेंडेंट ना रहें। और चौथा, डिजिटल इकोनॉमी के लिए टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। ये 4 पिलर्स हैं हमारी स्ट्रैटेजी कर। अब देखिए, ये सिर्फ कागजी कूटनीति नहीं है, इसे ग्राउंड पर या यूं कहें कि समंदर में कैसे उतारा जाता है वो होता है मालाबार अभ्यास के जरिए। ये क्वाड देशों की नेवीज का एक जॉइंट एक्सरसाइज है। ये कोई छोटी मोटी ड्रिल नहीं है, ये हमारी कॉम्बैट रेडीनेस और टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री की नहीं है, हमारी स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी यानी आर्थिक संप्रभुता पर भी फोकस करती है। हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर करने की और भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनाने की। इसके साथ ही एआई, साइबर सिक्योरिटी और 5G टेक्नोलॉजी को एडवांस करना, मतलब 21वीं सदी की इकोनॉमी के लिए खुद को पूरी तरह फ्यूचर प्रूफ बनाना। अब आते हैं प्रेजेंट सिनेरियो पर। सेक्शन 3, 2026 मीटिंग का कोर एजेंडा। इस ब्रेकडाउन को ध्यान से समझिए। समिट की प्रायोरिटीज बहुत ही क्लियरली 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ है सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट जैसे मुद्दे, जहां मैरीटाइम कोऑपरेशन और क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, और दूसरी तरफ फोकस है टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पर, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और फ्यूचर फोकस्ड अप्रोच है। किसी भी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में सिर्फ अपना नजरिया देखना काफी नहीं होता, इसलिए सेक्शन 4 में हम देखेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स और खास तौर पर चीन के स्टैंड को। यहां एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, और ये एग्जाम्स में अक्सर एक ट्रैप की तरह पूछा जाता है, क्या क्वाड नाटो जैसा कोई मिलिट्री अलायंस है? द आंसर इज अ बिग नो। ये कोई बाइंडिंग डिफेंस पैक्ट नहीं है। ये पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसका फोकस रीजनल स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन पर है, ना कि किसी को मिलिट्री थ्रेट देने पर।
फिर भी अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो बीजिंग का रवैया इसके बिल्कुल उलट है। चीन ऑफिशियली क्वाड का कड़ा विरोध करता है। उनका मानना है कि ये उन्हें घेरने की यानी कंटेनमेंट की एक स्ट्रैटेजी है, खासकर साउथ चाइना सी और ताइवान के मामलों में उनके इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। ये एक परसेप्शन का बहुत बड़ा क्लैश है। और यहीं पर भारत के मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। हम अब सिर्फ नॉन अलाइनमेंट तक सीमित नहीं हैं, हम मल्टी अलाइनमेंट में बिलीव करते हैं। हम अमेरिका के साथ अपने कॉपरेशन को बढ़ा रहे हैं, इंडो पैसिफिक में अपना एंगेजमेंट डीप कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता को भी पूरी मजबूती से कायम रखे हुए हैं। वी आर मेकिंग आवर ओन चॉइसेस। फाइनली सेक्शन 5। अब तक हमने जो कुछ भी एनालाइज किया उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज करना है। प्रीलिम्स के लिए ये कुछ एकदम सॉलिड हाई यील्ड फैक्ट्स हैं जो आपको टिप्स पर होने चाहिए। मेंबर्स कौन है? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। की डिफेंस इनिशिएटिव क्या है? मालाबार एक्सरसाइज। और हमारा कोर जियोपॉलिटिकल थिएटर कौन सा है? इंडो पैसिफिक रीजन। ये वो फैक्ट्स हैं जिन्हें एग्जाम हॉल में भूलना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। और बात करें मेंस की तो जीएस पेपर 2 के लिए ये सवाल बहुत पोटेंशियल रखता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीति को मजबूत करने में क्वाड की भूमिका का विश्लेषण करें। आप सोचिए, जो भी हमने स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पिलर्स डिस्कस किए हैं, उन्हें आप इस आंसर में कितनी बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कीजिए। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या क्वाड जैसी पार्टनरशिप्स आने वाले समय में दुनिया के पावर बैलेंस को पूरी तरह पलट कर रख देंगी? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी थॉट के साथ आज का ये एनालिसिस हम यहीं वाइंड अप करते हैं।